हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज के अंदर आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, उसके अंदर हम जिस टॉपिक को देखने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके चलने वाला कौन होता है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो आज हम उस इंसान को या फिर उस रोल को देखेंगे और उसकी ड्यूटीज को समझेंगे कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है, उसकी ड्यूटी कितनी एक टफ होती है एंड सो ऑन। मुख्तलिफ चीज़ें आज हम देखेंगे। डिटेल तो नहीं वही बात है, लेकिन ये है कि एक ओवरव्यू उसका ले लेंगे और आगे जैसे जैसे चलते चले जाएंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम जो चीज़ें भी देख रहे होंगे, जो हो रही होंगी, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका जो जिम्मेदार होगा या फिर उस सब को करने वाला या फिर उस सब सिस्टम को लेके चलने वाला जो आदमी होगा वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर ही होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो आज हम उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज को नजर मार लेते हैं। जब हम उनको देख लेंगे तो उसके बाद आगे वही बात जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर एक काम जो हो रहा है उसके पीछे जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। ये तो एक बात अंडरस्टूड सी हो ही जाती है। इसके अलावा ये जो स्लाइड आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही है, इसके बिल्कुल लास्ट पर एक ग्रुप का लिंक दिया गया है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मुझसे पूछते हैं कि ये जो आपने स्लाइड्स प्रेजेंट किए हैं क्या ये आप हमें दे सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पहले तो मैं कुछ जो स्लाइड्स हैं वो प्रोवाइड कर दिया करता था, कुछ लेक्चर्स की स्लाइड्स प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन मैंने अब से एक ग्रुप बना लिया है और मैं जितने भी लेक्चर्स डिलीवर करूंगा अपने इस चैनल पे इन सब की स्लाइड्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करके इस ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जाकर स्लाइड्स डाउनलोड कर लिया करिए। जरूरी नहीं है कि स्लाइड्स फौरन आपको मिल जाए, हो सकता है कि इस लेक्चर के 1-2 दिन के बाद आपको जाके वहां पे अवेलेबल हो, बट द पॉइंट इज कि वो स्लाइड्स वहां पे आपको मिल जाया करेंगी। तो चलें हम आगे चलते हैं और सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर पे नजर मार लेते हैं कि उसमें हमने क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पहले समझा था कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर हमने उस प्रोजेक्ट की डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्हेंस करके ये देखा था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, और फिर वहां से हमने आगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है इसको देखा था। और उसके बाद हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरत है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये क्या इसकी नीड क्या पड़ गई है हमें कि हमने ये एक फील्ड अलग से बना ली है और हम प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चल रहे हैं। तो उसको भी हमने थोड़ी सी नज़र मारी थी और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक था। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी देख लें, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज को लेके चल रहे हैं और आपको ये अगर नहीं पता कि प्रोजेक्ट क्या है, फिर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या है और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है, तो फिर आप पूरी सीरीज भी देख लें, आप बेसिक डेफिनेशंस को नहीं जानते तो आप उस कोर तक नहीं समझ जा पाएंगे, उस डिटेल तक नहीं जा पाएंगे, उसका जो एक्चुअल कंसेप्ट है इस पूरी सीरीज का उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बड़ा डिटेल में लेक्चर बनाया था मैंने और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को कि आप वो लाजमी देखें। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले तो वही सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या है। तो चलते हैं आगे, शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, as we all know, software project management is a complete field and the person in the field who handle or manage all the activities known as software project manager। एक ऐसा इंसान जो कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की फील्ड में होने वाली तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर है। सिंपल सी बात है, जैसे फील्ड का नाम है उसी के अंदर से मैनेजर का नाम निकल आया। फील्ड का क्या नाम है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में जितने भी काम होंगे उनको जो बंदा हैंडल करेगा, उनको जो मैनेज करेगा, उनको जो कंट्रोल करेगा, वो बंदा कौन कहलाएगा, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। सिंपल सी बात है। अब job of the software project manager is a tough task and he face lots of difficult situation in the job। अब ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर है तो वो टॉप रैंक पे बैठा हुआ है तो उसका जस्ट काम इतना है कि वो एक कुर्सी पे बैठेगा एसी वाले रूम में एंड दैट्स इट, बस ऑर्डर्स देता रहेगा आगे। ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री से बहुत अलग होती है। यहाँ पर आप जिस भी रैंक पे बैठे हों आपको काम करना पड़ता है, टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। ऑर्डर्स देने से कंपनी सॉफ्टवेयर की नहीं चला करती। तो जॉब ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए टफ जॉब। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इसका काम आसान होता है। ये काफी टफ सिचुएशन के अंदर रहता है, इसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। प्रोजेक्ट लेट हो रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट से बाहर जा रहा है, किसी प्लानिंग से स्लिप कर रहा है, हर एक चीज के लिए जिम्मेदार इस बंदे को ठहराया जाता है और इसने इन चीज़ों को सबका ख्याल रखना होता है और अपनी टीम को मोटिवेटेड वे के अंदर इन सब प्लान्स के ऊपर, इन सब ट्रैक्स के ऊपर रखना होता है कि उसको इन किस्म के इस तमाम मामलात में से किसी का भी सामना ना करना पड़े कि प्रोजेक्ट लेट हो या कॉस्ट के ऊपर से ऊपर चला जाए, जो उसका बजट था उससे आउट हो जाए या फिर किसी किस्म का कोई भी इशू आए।
अब अगर देखा जाए इसकी एक्टिविटीज़ को, तो हम इसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर की एक्टिविटीज़ हैं जो वो करता है अपनी जॉब के अंदर, उसको हम टू मेजर एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। फिर आगे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसकी सब एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी तो इसकी होती है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अभी हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट प्लानिंग अगर मेजर एक्टिविटी है तो इसके अंदर सब एक्टिविटीज़ क्या क्या आती हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाली जो सेकंड मेजर एक्टिविटी है वो एक्चुअली डिपेंड करती है प्रोजेक्ट प्लानिंग पे। अगर वो कंप्लीट होगी तभी वो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ऊपर आ सकता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट प्लानिंग को देखते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग अ मैनेजर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले तो वो क्या करता है? प्रोजेक्ट एस्टिमेशन करता है। देखें, आपके पास, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बाहर चले जाते हैं। आप एक बिल्डर है, आप बिल्डर नहीं है, आप एक इन्वेस्टर हैं। आप किसी जगह पर एक मार्केट बनवाना चाहते हैं, आप किसी जगह पे कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक इंजीनियर को लेके आएंगे, रेलेवेंट इंजीनियर को, और आप उसको कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है जिसमें मैं ये सब कुछ चाहता हूँ, और उसके अंदर ये फीचर्स होने चाहिए और उसमें ये होना चाहिए। आप अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता देते हो। अब आप उससे पूछते हो कि यार मुझे बताओ कि इसमें कॉस्ट कितनी एक आ जाएगी, टाइम कितना लग जाएगा, एफर्ट कितनी लगेगी, पूछते हो ना। तो ये सब चीज़ें फिर वो आपको बताता है कि यार इतना 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 आपका आएगा। तो उसके हिसाब से फिर आप एक अपना स्केड्यूल बना लेते हो कि यार ठीक है, अगर इसने मुझे बताया कि 1 करोड़ रुपए खर्चा आएगा तो मैं तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख तक का बजट रख लूँ। टाइम इसने कहा 6 महीने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आए, कोई इश्यूज आ जाएं तो ज़्यादा भी लग जाए, तो मैं 1 साल का टाइम रख लेता हूँ, डबल कर लेता हूँ। एफर्ट जितनी है, वो कहता है कि 10 बंदों का काम है या 20 बंदों का काम है, तो मैं उसे थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। आप पूरा का पूरा प्लान कर लेते हो। तो एक्चुअली द पॉइंट इज कि जो इंजीनियर आपको वो सारा का सारा एस्टिमेट आके देता है, इसी तरीके से वो सारी की सारी जॉब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की फील्ड के अंदर जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसकी होती है। वो आपके क्लाइंट को बताता है कि यार इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, इतनी एफर्ट लगेगी। अब आप इस सब के लिए मेंटली अपने आप को तैयार कर लो। जब प्रोजेक्ट एस्टिमेशन वो कर देता है और आपका जो क्लाइंट होता है वो उस पर एग्री कर जाता है, तो फिर उससे आगे वो क्या करता है? स्केजुलिंग करता है। स्केजुलिंग फॉर मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज आर डन। यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेज पे ये काम किया जाता है, क्या कि मैन पावर और दूसरे रिसोर्सेज की स्केजुलिंग की जाती है। अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि मैन पावर और बाकी रिसोर्सेज की स्केजुलिंग करने से क्या मतलब है। मींस ये कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि इसके ऊपर अगर 5 से 10 बंदे काम करेंगे, चले हम 10 बंदों की मिसाल ले लेते हैं, तो उन 10 बंदों के ऊपर क्या क्या टाइम लिमिट डिफाइन की जाएगी, कौन कितने बजे से कितने बजे तक काम किया करेगा, कौन किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, और वो कौन कौन से रिसोर्सेज हम किस किस डेट तक प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, जो मिलके अल्टीमेटली हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड पे एज अ प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे। तो सारी की सारी स्केजुलिंग, किस काम को किस टाइम से लेकर किस टाइम तक कंप्लीट कर देना है, किस काम को किस वक्त शुरू करना है, किस वक्त कंप्लीट करना है, ड्यूटी आवर्स कितने होंगे, मैन पावर कितनी होगी, और उस मैन पावर में जितने भी लोग होंगे उसमें से कौन किस टाइम से किस टाइम तक काम करेगा। हर किस्म की स्केजुलिंग एक ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को रखने के लिए की जाती है, और वो सारी की सारी किसकी जिम्मेदारी होती है? आपके प्रोजेक्ट मैनेजर की। उसके बाद आ जाती है स्टाफिंग, बिल्डिंग अप द मोस्ट रेलेवेंट टीम फॉर द प्रोजेक्ट। मैंने आपको जो हम क्लासिक मिस्टेक्स को देख रहे थे उस वक्त भी शायद हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि अमूमन क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट ले लेते हैं, प्रोजेक्ट के लिए अपने पास अपने कुछ बंदों को हायरिंग जब कर रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम कि सम टाइम हम एक न्यूली जो है ना लर्न पर्सन को उठा लेते हैं, एक ऐसा आदमी उठा लेते हैं जिसने इस स्किल्स को अभी ही लर्न किया होता है, लेकिन उसके पास उन स्किल्स को लेके एक्सपीरियंस नहीं होता, और हम कहते हैं चलो कोई नहीं यार, आ गया है, काम करेगा, सीख भी जाएगा, रख लेते हैं इसको। ऐसे सिचुएशन कर लेते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है कि फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर आगे जाकर प्रॉब्लम्स आती हैं उस न्यू पर्सन की वजह से। तो दैट डजंट मीन एट ऑल कि आप न्यू लोगों को मौका ही ना दें, लेकिन यह है कि आप न्यू लोगों को ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों की टीम के साथ जो है मर्ज कर दें, ताकि वो उनके साथ रह के उनकी एक्सपर्टीज से सीख सकें और इस काबिल हो सकें कि आगे जाकर वो अलग से खड़े हो सकें और अपनी भी टीमें बना सकें। तो बिल्कुल ही अगर टीम नए लोगों की होगी तो वो काम नहीं कर सकेगी। तो स्टाफिंग में इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट है उसमें ये फाइंड आउट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर की किस किस किस्म की स्किल्स की ज़रूरत है और कौन कौन सा सेंसिटिव एरिया है। वहाँ पर वो फिर क्या करता है कि वो मोस्ट रेलिवेंट पीपल जो उसके पास टीम होती है वो बिल्ड करता है कि यार इस बंदे की स्किल डेटाबेस में बहुत ज़बरदस्त है तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, इस बंदे की स्किल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त है तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं। फिर इसी तरीके से ये बंदा जो है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत अच्छा है तो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग के ऊपर इसको लगा देते हैं। फिर अगर कोई मोस्ट सेंसिटिव एरिया है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करते हो कि फिर वहाँ पर उन सब
स्टाफ के अंदर से सबसे ज़्यादा स्किल्ड बंदा जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ को डील करने के लिए आपके पास होता है, आप उसको वहाँ पे लगा देते हो। तो ये स्टाफिंग करना, ज़बरदस्त किस्म के बंदों को प्रोजेक्ट के ऊपर लगाना ताकि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, किसकी ड्यूटी है? आपके मैनेजर की। फिर रिस्क मैनेजमेंट, मैंने आपको ये बताया था कि मैनेजर का काम ये होगा कि वो प्रिडिक्ट करेगा कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर फ्यूचर में किस किस स्टेज पे क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और उसको हम डील कैसे करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएगा। अब द पॉइंट इज कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही जो मैंने वर्ड कहा है कि मैनेजर प्रिडिक्ट करेगा कि फ्यूचर में क्या क्या रिस्क आएंगे, तो मैनेजर के पास ऐसी क्या चीज़ है कि वो प्रिडिक्शन कर लेता है, वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। मैनेजर जो होता है वो कोई बिल्कुल ही नया बंदा नहीं होता। मैनेजर एक ऐसा आदमी होता है जिसने इंडस्ट्री में बहुत ऐसा काम किया होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर, मुख्तलिफ रैंक्स के ऊपर, तो वो इतना गुरु हो चुका होता है इन चीज़ों का कि उसको पता होता है कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में कैसी कैसी मुश्किलात आ सकती हैं। उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख लिया होता है। उस पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो प्रिडिक्ट करता है। वो प्रिडिक्ट करके फिर उसकी बेस पे कि इससे पहले कि कोई इशू आए वो स्ट्रेटजीज बना लेता है ऐसी कि हम उस इशू से बच के निकल सकें। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट, और ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर। अब मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कुछ आसान नहीं होती। अब आप ये देखें, स्केजुलिंग सबसे पहले, इसके ऊपर सबसे पहले तो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इसके सर पे आ गई। अब इस एस्टिमेशन से किसी भी जगह कास्ट टाइम एफर्ट कहीं से भी प्रोजेक्ट स्लिप हुआ तो किससे पूछा जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर से। स्केजुलिंग पे बात आई, स्केजुलिंग सही से नहीं हुई तो दोबारा किससे पूछा जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर से। स्टाफिंग की बात आए, टीम अच्छी नहीं है, किससे पूछा जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर से। रिस्क मैनेजमेंट, अगर कोई रिस्क की था और उसकी वजह से काम खराब हो गया तो काम खराब बेशक उस टीम के किसी भी मेंबर ने क्यों ना किया हो, बात किस पे आएगी? प्रोजेक्ट मैनेजर पे, कि अगर ये रिस्क था तो आपने इसको प्रिडिक्ट करके क्यों नहीं मैनेज किया पहले से? आपने इसके लिए क्यों स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि अगर इस टाइम पे ये मसला आया तो हम क्या करेंगे? अगर आपने स्ट्रैटेजी बनाई होती तो आज ये इश्यूज ना आते, उससे पूछा जाता है इस चीज़ का। तो ये एक टफ जॉब है, एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। तो ये तो हो गई ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसके अंदर वो 3 से 4 काम कर रहा होता है: प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, स्केजुलिंग, स्टाफिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम आगे जाएं, जो कि उसकी जॉब का सेकंड मेजर एक्टिविटी थी, वो क्या थी? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। उसमें क्या कर रहा होता है? ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप द प्रोजेक्ट एज पर प्लान। ठीक है, यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि जब एक प्रोजेक्ट नया आया था तो उसने उसकी एस्टिमेशन कर ली थी, उसके लिए स्केजुलिंग कर ली थी, उसके लिए स्टाफिंग कर ली थी, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कर ली थी, वो सारा कुछ उसने कर लिया था। अब वो सब कुछ करके वो जो पैकेज था जो उसने प्रोजेक्ट प्लानिंग में बिल्डअप किया, उसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। जब वो एग्जीक्यूट कर देता है और फ्लो में सारे काम चलने लग जाते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी जॉब के सेकंड फेज में, सेकंड एक्टिविटी में एंटर हो जाता है, जो कि है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। और यहाँ पर वो क्या करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस पैकेज के ऊपर नज़र रखता है कि जिस तरीके से मैंने इसको प्लान किया था कि इस पैकेज को ऐसे चलना चाहिए, प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस पैकेज को ऐसे चलना चाहिए, तो क्या वो वैसे चल रहा है या नहीं चल रहा? और अगर वो कहीं उस ट्रैक से हट रहा है, जो ट्रैक उसने डिफाइन किया था, तो वो उसको अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजीज वो कर सकता है उसको करके तो फौरन उसको उस ट्रैक के ऊपर लेके आता है, ताकि कहीं कोई रिस्क का सामना ना करना पड़ जाए, कहीं किसी एस्टिमेशन से हम बाहर ना चले जाएं या कोई और मसला ना आ जाए। ठीक है, तो प्लान क्या था? जो एज पर प्लान, जैसे हमने कहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर वो प्रोजेक्ट को एज पर प्लान रखे। तो प्लान वही है जो कि हमने लास्ट स्टेज के अंदर यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले के अंदर डेवलप किया और उसके ऊपर उसको लेके चल रहा होता है। तो ये है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में, या फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां, उसके बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट सा ओवरव्यू, जिससे आपका एक माइंडसेट बन गया होगा कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है। अब हम आगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जितने भी काम पढ़ रहे होंगे वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर घूमेंगे जो कि अभी तक हमने इन 4 लेक्चर्स के अंदर देख लिए हैं, और इसी के अंदर हम डेप्थ में चलते जाएंगे और एट द एंड हम एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि हमें पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती होगी। लेकिन ऐसा उसी वक्त होगा कि अगर आप इस प्लेलिस्ट को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहेंगे, और प्लेलिस्ट को आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जब चैनल सब्सक्राइब कर लें तो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक सपोर्ट होती है। इतना अच्छा समझाने के बाद भी कोई क्वेश्चन है तो मेरा ट्विटर अकाउंट आपके सामने है, आप अपना क्वेश्चन इस अकाउंट के ऊपर जो है मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं। फेसबुक का पेज भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, हमारा जो ऑफिशियल पेज है उसको भी लाइक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिलती रहे। और दोबारा से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें,
दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।